नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ICAR के एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी लोग ICAR एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ICAR एग्जाम के फिजिक्स पोर्शन की एनालिसिस। इस एनालिसिस को देखने के बाद आपको यह पता होगा कि फिजिक्स में आपको किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स को, ताकि हमें समझ में आए कि हमें एग्जाम में किस पोर्शन को कितना इंपॉर्टेंस देना है। देखिए, टोटल हमें ICAR के पेपर में फिजिक्स के पोर्शन में 24 चैप्टर्स को पढ़ना होता है। उसमें से स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स ये हैं। पहला चैप्टर है UMD एरर। ये फिजिक्स का एक बेसिक चैप्टर है और लास्ट कुछ ईयर से इससे लगातार ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाते थे, लेकिन लास्ट के आप 3 साल 4 साल के पेपर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑन एन एवरेज कभी इससे 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पर ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन इससे हर पेपर में पूछा जा रहा है। तो बेसिक फिजिक्स है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो है 1D, वन डायमेंशनल मोशन। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन को, एक सीधी लाइन में मोशन की स्टडी कहलाती है 1D मोशन। यह भी UMD की तरह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर साल इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं इससे, पर ऑन एन एवरेज हम लोग मान लेते हैं। जैसे 2 शिफ्ट में ICAR का पेपर हो रहा है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में इससे कम क्वेश्चन है, तो आफ्टरनून शिफ्ट में जरूर ज्यादा क्वेश्चन है। आप हर पेपर को देख लेंगे तो हर पेपर में इससे कभी 5 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज में इससे 3 मानकर चलता हूं, तो भी ये बहुत छोटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको शुरू के 6 चैप्टर में से सबसे पहले ये 2 चैप्टर प्रिपेयर कर लेना चाहिए। बाकी जो चैप्टर है 2 डायमेंशनल मोशन, NLM, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, इसमें शुरू के जो 2 चैप्टर है 2D और NLM, इसे ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट के जो 2 चैप्टर है फ्रिक्शन और वर्क, एनर्जी, पावर, इस चैप्टर से कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं भी आता। तो हालांकि हमारे लिए एक भी क्वेश्चन आता है और कभी भी आने के चांसेस होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं इन 6 चैप्टर को कंपेयर करके आपको बताऊं कि आपको क्या पहले प्रिपेयर करना है, तो आपको सबसे पहले इन 6 चैप्टर्स में से 2 ही चैप्टर प्रिपेयर कर लेने चाहिए, दैट इज UMD एरर और 1 डायमेंशनल मोशन। आइए हम लोग आगे के चैप्टर्स को देख लेते हैं। इन चैप्टर्स में भी, ये आगे के 6 चैप्टर है हमारे पास। सबसे पहला चैप्टर है रोटेशनल मोशन। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस चैप्टर होता है रोटेशनल मोशन फिजिक्स का। और इस चैप्टर में ICAR एग्जाम के लिए जो खास बात यह है कि ये चैप्टर बहुत ही बेसिक फॉर्मूले के आधार पे आप जिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लेटली अगर आप सारे पेपर्स को ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगता है ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर पेपर में इससे पूछे जा रहे हैं, और बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बेस्ड। ऐसा चैप्टर है कि इसे तुरंत ही तैयार कर लेना चाहिए। ग्रेविटेशन, शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर को कभी नहीं पढ़ा। बहुत ही फेमस चैप्टर है, और फिजिक्स में बच्चों को सबसे पहले एक ही चैप्टर का नाम याद आता है, वो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन जितना फेमस है उतना ही इंपॉर्टेंस भी रखता है ICAR के सिलेबस में। इससे भी ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। इसके बाद के जो चैप्टर्स है, जैसे इलास्टिसिटी है, इससे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बहुत ही फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इसके बाद भी 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको तुरंत तैयार कर लेने चाहिए, फ्लूइड, हीट एंड थर्मो। ये दोनों ही चैप्टर, और मैं कहूंगा KTG भी, इवन ये जो तीनों चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर आप बहुत ही कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्लूइड और हीट एंड थर्मो,
ये लगभग 1.5 से 2 घंटे के टॉपिक हैं। आप 1 घंटे में फ्लूइड, 1 घंटे में हीट एंड थर्मो प्रिपेयर कर सकते हैं। और केटीजी इतना छोटा चैप्टर है कि आपने कभी नहीं पढ़ा है और आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी आप इसे 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। उसके बाद भी ऑन एन एवरेज इनसे 2-2 क्वेश्चंस आते हैं। फ्लूइड और हीट से तो 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास समय है और उसका आप बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन चाहते हैं तो आप केटीजी को जरूर पढ़ें, क्योंकि भले ही इससे ऑन एन एवरेज क्वेश्चन कम है, लेकिन अगर एग्जाम का डायरेक्शन देखा जाए, पैटर्न का डायरेक्शन, तो इस चैप्टर से लगातार क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है इससे हमारे क्वेश्चन आए एग्जाम में। लास्ट ईयर के पेपर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिले हैं, तो इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने की संभावनाएं काफी है। तो अगर आप पूरे 24 चैप्टर में देखो तो सबसे ज्यादा इन्हीं 6 चैप्टर्स में से आपको तैयार करना होंगे, पर ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इजीली आप इनको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे के जो 6 चैप्टर है इनको अगर हम देखें तो देखिए एसएचएम और वेव, इनसे ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एसएचएम से भी और वेव से भी, लेकिन ये काफी बड़ा पोर्शन है और थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल भी लगता है। तो ऑन एन एवरेज इससे क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको प्रिपेयर करना चाहे करें, लेकिन मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बताना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ें ये 6 चैप्टर तो इनमें से आप पहले क्या पढ़ें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी एमईसी, ये देखिए इन 6 चैप्टर्स में से ये 3 चैप्टर आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रो और करंट अपने आप में बहुत ही बड़ा पोर्शन है और इनको अगर आपने कवर कर लिया तो समझ लीजिए आपका काफी ज्यादा चांसेस है। आप लास्ट ईयर ही देखें, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 7 क्वेश्चन, कभी इससे 5 क्वेश्चन, कभी इलेक्ट्रो से 8 क्वेश्चन, एमईसी से कभी कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज इनसे देखो तो ऑन एन एवरेज भी अच्छे क्वेश्चन से देखिए 3, 5, 2। तो थोड़ा सा टाइम आपको इसको प्रिपेयर करने में लगेगा, लेकिन आपको इन सब में सबसे पहले ये 3 चैप्टर प्रिपेयर कर लेने चाहिए। एमईसी एक छोटा चैप्टर है, ये दोनों काफी ब्रॉड है, लेकिन ये बहुत छोटा चैप्टर है। ये आप 2 से 3 घंटे में आप इजीली इसको बहुत अच्छे से, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो 2 से 3 घंटे में आप इसको पूरा प्रिपेयर कर लेंगे। गिनती के कुछ फॉर्मूलाज है इससे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है 2-4, तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे। ईएमआई ऑन एन एवरेज इससे एक क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको सबसे लास्ट में आप प्रिपेयर करें इन सबको करने के बाद। लास्ट स्लाइड, लास्ट के तो चैप्टर है हमारे पास, वो है एसी, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब यहां पे आप इजीली इसको देख भी सकते हैं। सारे जो हमारे पास चैप्टर हैं उनमें ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन सबसे ही आया हुआ है, ऑन एन एवरेज सबसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। 3 क्वेश्चन हर पेपर में लगभग रे ऑप्टिक्स से आता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसको प्रिपेयर करने में आपको काफी ज्यादा समय लगेगा। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कम क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप देखें तो 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे ज्यादा आते हैं, तो आपको ये ऑब्वियसली प्रिपेयर करना चाहिए। पर उससे पहले आपको प्रिपेयर करना चाहिए ये मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स हद से ज्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल फिजिक्स है। आप रे ऑप्टिक्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है मॉडर्न फिजिक्स उन सबके कंपैरिजन में। तो बहुत सिंपल होने के बावजूद इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 9 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ऑन एन एवरेज भी आप देखो तो इससे 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये काफी बड़ा पार्ट है। मैं हर
स्लाइड में मैंने आपको ये बता दिया आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होने चाहिए। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप सब प्रिपेयर करें, लेकिन पहले आप ये चैप्टर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मैंने जो प्रेफरेंस रखा है चैप्टर्स का वो इस बेसिस पे रखा है कि आप कितने कम समय में कितना ज्यादा कंटेंट तैयार कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। उस बिहाफ पे मैंने आपको ये चैप्टर्स प्रेफर करके बताए हैं। तो आप सबसे पहले मैंने जो प्रेफरेंस में आपको चैप्टर्स बताए हैं उनको प्रिपेयर करें, उसके बाद आपके पास समय बचे तो आप बाकी चैप्टर्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। लेटली 2021 के जो पेपर हैं उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको मैं बता सकूं कि आईसीआर के फिजिक्स का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं है, ये लेवल है मॉडरेट लेवल। आईसीआर के फिजिक्स का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है, ना बहुत ज्यादा टफ ना बहुत ज्यादा सिंपल। तो इसी को बताने के लिए मैं 2021 के पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये वन डायमेंशनल मोशन का है। आप सभी लोगों ने प्राइमरी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए एक पर्सन है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलता है और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर बी से सी की तरफ चलता है, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस चलता है। तो ऐसे केस में अगर आपसे कोई कहे कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो देखिए डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट कर रहा हूं, ये डिस्टेंस है। इसका मतलब होता है आपने टोटल जितना पाथ चला है उसकी लेंथ कितनी है। आप पहले 4 किलोमीटर चले प्लस फिर 3 किलोमीटर चले, तो सर आप टोटल 7 किलोमीटर चले हो, तो ये है आपकी डिस्टेंस। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब होता है शुरू वाले पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। इस सबसे कम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट यहां पे हम लोग जानते हैं कि ये ट्राइंगल बहुत फेमस ट्राइंगल है 3, 4, और ये डायग्राम आप लोगों ने कई बार देखा होगा। ये साइड आती है 5 पाइथागोरस थ्योरम से। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है पर्सन गोस अपस्टेयर्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलता है सीढ़ियों को चढ़कर, विथ ऑल द स्टेप्स ऑफ सेम विड्थ एंड सेम हाइट, जिनमें सभी सीढ़ियों की जो हाइट है और जो विड्थ है वो इक्वल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये आपको निकालना है। इसी डायग्राम को अगर मैं यहां पे फिर से बना लेता हूं, इसी डायग्राम को यहां से फिर बना लेता हूं मैं एक बार, तो हमारे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये डायग्राम मैंने बना लिया है, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है लोवेस्ट पॉइंट ए से ये हाईएस्ट पॉइंट बी तक का डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट को। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम और बेसिक प्लस माइनस। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ना तो एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा हाई है ना ही बहुत ज्यादा लो है, एक मॉडरेट लेवल है। वही दिखाने के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो देखिए हम लोगों को क्या चाहिए एस निकालने के लिए, ये साइड और ये साइड कितनी है ये मुझे यहां से पता लग जाएगा। देखिए 0.2 है तो यहां तक 0.2, ये भी 0.2, तो 0.2 0.2 मतलब 0.4, ये भी 0.2 तो 0.6 और ये 0.8। ये पूरी जो डिस्टेंस है ये है 0.8 मीटर। 0.8 का अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो डेसिमल के बाद एक नंबर है इसलिए अपॉन में मैं एक जीरो लिख सकता हूं। 8/10 या इसको लिखा जाए 4/5 मीटर। ये डिस्टेंस मुझे पता लग गई, साइड AC की वैल्यू मुझे पता लग गई 4/5 मीटर। ऐसे ही अगर मैं ये डिस्टेंस चाहता हूं यहां से यहां तक की, तो मैं इससे कैलकुलेट कर सकता हूं। ये पॉइंट
15 है 0.15, तो ये 0.30 हो जाएगा, 0.45 और 0.60, 0.6। तो ये जो डिस्टेंस है ये 0.6 है। 0.6 मतलब 0.6 का मतलब कि मैं डेसिमल हटाऊंगा, अपॉन में 10 आएगा, 6/10 या 3/5। तो ये हो गया 3/5 मीटर। मतलब ऑल इन ऑल मैंने क्या किया, मैंने ये दोनों साइड निकाल ली, है ना। मैं अब इसको ठीक से लिख लेता हूं, कैसे कैलकुलेट किया आपने देख ही लिया। ये 4/5 मीटर है, तो यहां मैंने लिख लिया ये 4/5 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस है 3/5, तो यहां लिख देता हूं मैं 3/5 मीटर। चलिए, अब आपको ये एस निकालना है, इसके लिए सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है एस, इसका स्क्वायर बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर को जोड़ने पे मिल जाता है। मतलब एस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये क्या है 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, 3 का स्क्वायर होता है सर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। एलसीएम लेना हम जानते हैं, 25 और 25 का एलसीएम 25 ही रहेगा। ऊपर उसके नंबर्स को हम एज इट इज जोड़ देंगे, 9 + 16 जो कि होता है 25/25 मतलब 1। अब क्लियरली मुझे पता है अगर एस स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है तो इसका मतलब स्क्वायर को इधर भी ले जाऊंगा तो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा 1। 1 का रूट भी 1 ही होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 1 मीटर। मैंने आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है तो इसको करने में इतना समय भी लगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको बेसिक पाइथागोरस थ्योरम आती है तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखिए, और भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि आपको एग्जाम का ये जो फियर है कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कितने टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, इतना सारा सिलेबस है, तो ये डर अपने दिमाग से निकाल दें। इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़कर उसके बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इजीली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो अर्थ के साथ साथ घूमती है। जब अर्थ घूमता है तो उसके साथ साथ सैटेलाइट भी घूमती है, तो ऐसी सैटेलाइट कहलाती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब क्योंकि अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा कर लेता है 24 घंटे में, 24 आवर्स, तो सैटेलाइट भी साथ साथ घूम रही है, उसको भी एक चक्कर लगाने में लगता है 24 आवर्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेसिकली ऐसी सैटेलाइट होती है जिसको टाइम लगता है 24 आवर का एक चक्कर को पूरा करने में। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एंगुलर स्पीड। अब बेटा एंगुलर स्पीड बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है एंगुलर स्पीड का, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू 2π/t। अब देखिए यहां पे ओमेगा एंगुलर स्पीड है जो क्वेश्चन में पूछी गई है, और टी टाइम पीरियड है जो हम लोगों को पता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को घूमने में लगता है 24 आवर। तो मुझे सिंपली इस टी की वैल्यू यहां रख देनी है, तो मेरे पास आ जाएगा 2π/24। क्लियरली हम लोगों को समझ में आता है कि ये 2 से 1 टाइम और ये 2 से 12 टाइम चला जाएगा, तो हमारे पास ओमेगा क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा π/12। अब इसकी यूनिट भी हम लोग निकाल सकते हैं हालांकि, पर इन हमको 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन निकालना है, और π/12 हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यूनिट इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, रेडियन पर आर। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। अगले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोटेशन चैप्टर से, जो कि बहुत ही बच्चों को ऐसा लगता है कि इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा बहुत ही मॉडरेट लेवल के हैं, बहुत इजीली आप प्रिपेयर कर लोगे। जैसे ये 2021 का यही क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन अगर आप देखो तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं I =
एम के स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन का कोई भी क्वेश्चन हो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। यहां एम मास होता है ऑब्जेक्ट का, के रेडियस ऑफ गायरेशन है जो हमें निकालना है, और ये आई होता है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सभी का अलग अलग है। जैसे एक बॉल का, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आता है, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आता है, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आता है। यहां जो क्वेश्चन है वो कहा है रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो देखिए मैंने आई की जगह स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दिया जिसकी वैल्यू होती है 2/5 mr स्क्वायर। ये कुछ 5-6 फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं, उनमें से एक सॉलिड स्फीयर का है जो होता है 2/5 mr स्क्वायर बराबर में m के स्क्वायर। इस k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जो जो कैंसल आउट होता है कैंसल आउट कर देता हूं, m से m कट जाता है। स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आऊं, है ना, अगली स्टेप में अपन लोग ले आते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं इसको वापस लिख देता हूं, कितना है ये 2/5 r स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। अगले स्टेप में स्क्वायर इधर ले आऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2/5 r स्क्वायर बराबर k, या इधर इसको मैं लिख देता हूं k इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, r स्क्वायर के रूट से बाहर निकलेगा तो r बन जाएगा, अंदर बचेगा 2/5। तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, और आप लेटली कोई भी पेपर उठा के देख ले इस चैप्टर से, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आप 3 से 4 लाइन में तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये हमारा आंसर हो गया रूट का 2/5, ये रहा आंसर आर। आगे देखें तो बेटा हम लोगों का फिजिक्स पेपर का ये एनालिसिस हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप अब आपको एक क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि आपको सिलेबस में किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है। तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से, एमजीसीआई परिवार की ओर से आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि हमारे और आपके अपने संस्थान एमजीसीआई में आईसीआर के लिए एक लेटेस्ट बैच 15 जुलाई से 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप या आपका कोई परिचित एडमिशन लेना चाहे तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।